हेलो एवरीवन, आज डेट है 14 जनवरी 2023 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपोर्टेंट न्यूज को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहां पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि डेथ वैली को आपको मैप में व्यू करना है, फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इंफॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था राइन रिवर को लेकर के। तो राइन रिवर को अगर हम मैप में व्यू करें, राइन रिवर जो है वो सेंट्रल एंड वेस्टर्न यूरोप में सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर के रूप में फ्लो करती है आफ्टर डेन्यूब रिवर। ये जो राइन रिवर है इसका ओरिजिन स्विट्जरलैंड कंट्री से होता है। उसके बाद में इस तरीके से फ्लो करती हुई लास्ट में नॉर्थ सी में अपने आप को डंप करती है। देखो, जो यूरोप कॉन्टिनेंट है वहां पर इनलैंड वाटरवेज के ऊपर जो है काफी ज्यादा फोकस किया जाता है। तो जब इन रिवर में वाटर की अवेलेबिलिटी कम होती है तो यहाँ पर इनलैंड वाटरवेज सेक्टर जो है, ट्रांसपोर्ट सेक्टर जो है वो काफी ज्यादा इफेक्ट होता है। द हिंदू को अगर हम डिस्कस करें तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है द हिंदू के फ्रंट पेज पर। और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला है कि हेट स्पीच जो प्रेजेंट टाइम में काफ़ी ज़्यादा इससे रिलेटेड इशू जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, तो इसको रेगुलेट करने की कोशिश जो है वो की जानी चाहिए। ओके, तो यहाँ पर कुछ बेसिक फैक्ट रखे हैं कि अगर हम डिस्कस करें 2021-22 के डाटा को लेकर के, तो उत्तर प्रदेश में 580 केसेज जो हैं वो हेट स्पीच से रिलेटेड रजिस्टर हुए हैं यहाँ पर। और इसमें बताया गया है कि जो पुलिस जो है उनके द्वारा खुद के द्वारा जो है सुओमोटो बेसिस पर 160 केसेज जो है वो रजिस्टर किए गए हैं। उत्तराखंड में ये केस जो है 118 केसेज जो है वहाँ पर हेट स्पीच से रिलेटेड रजिस्टर हुए हैं लास्ट ईयर में। तो ये फैक्ट हमें शो करते हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की भी अगर हम बात करें तो जहाँ पर ओवरऑल 2014 के कुछ डाटा हैं जिसके बेसिस पर अगर हम डिस्कस करें तो ओवरऑल जो है 323 केसेज जो है वो रजिस्टर होते थे। और अब जो स्टेट स्पेसिफिक जो है वो केस जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो इसके ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जो है हेट स्पीच को लेकर के किस तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशन बनने चाहिए उसको लेकर के यहाँ पर जो पिटिशंस फाइल हुई हैं उनको यहाँ पर डिस्कस किया जा रहा है। तो हेट स्पीच के बारे में अगर हम कुछ बेसिक फैक्ट डिस्कस करें कि हेट स्पीच होता क्या है, तो देखो, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की 267 जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो देखो, कोई भी आपका स्टेटमेंट या आपने कोई भी ऐसा वर्ड बोला जिसकी वजह से वो किसी रिलीजन, इंडिविजुअल बेसिस पर या कास्ट बेसिस पर, जेंडर बेसिस पर जो है वायलेंस क्रिएट करे, सोशल इनस्टेबिलिटी क्रिएट करे, तो उसको जो है हेट स्पीच के रूप में रेगुलेट किया जाएगा, हेट स्पीच के रूप में उसको व्यू किया जाएगा। अब ये जो हेट स्पीच है इसको रेगुलेट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्रेजेंट टाइम में बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो इंक्रीज होती जा रही हैं। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे सोशल मीडिया का यूज़ बढ़ता जा रहा है, इस तरीके के, मान लो कोई स्पीच है, उसका कोई पार्ट कट किया और उसको सर्कुलेट कर दिया गया, तो इस तरीके के जो वीडियोज़ हैं उससे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिल रहा है। अगर हम कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स की बात करें तो 2013 में जो मुजफ्फरनगर दंगे हुए थे उसका बेसिक प्रॉब्लम भी एक फेक वीडियो था। मतलब इससे इंटरनल इनसिक्योरिटी जो है वो क्रिएट हो रही है, इंटरनल सिक्योरिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होती है हेट स्पीच की वजह से, इस तरीके की प्रॉब्लम्स की वजह से। साथ ही साथ में मान लो कोई ऐसा स्टेटमेंट जो है वो सर्कुलेट किया जा रहा है सोशल मीडिया का यूज़ करके कि आपके आसपास वाले एरिया में दो लोग घूम रहे हैं और वो जो बच्चों को पकड़ करके ले जा रहे हैं, या फिर स्पेसिफिक कोई एनिमल स्पेसिफिक जो है टारगेट करते हुए इस तरीके का वीडियो या इस तरीके का कोई स्टेटमेंट जो है वो सर्कुलेट कर दिया गया, जिसकी वजह से बहुत बार जो है वो हमने मॉब लिंचिंग के केसेस भी देखे हैं। ओके, तो ये जो इशू है, साथ ही साथ में दिल्ली में जो दंगे हुए उसमें भी जो इसी तरीके की मिस इन्फॉर्मेशन या डिस इन्फॉर्मेशन जो है वो सर्कुलेट की गई थी, जिसकी वजह से प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हुई है। तो फोकस क्या करना है कि ये जो प्रॉब्लम है इसको लेकर के स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन होने चाहिए, और इस तरीके का जो सर्कुलेशन होता है उसके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन जो है वो देखने को मिलने चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि सोशल मीडिया, अगर हम बात करें कोविड के बाद में जो है वो स्मार्टफोन जो है उसका यूज़ और ज़्यादा इंक्रीज हो गया है। तो
जो भी यूजर्स हैं उनको एजुकेट करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही साथ में जो फेसबुक, गूगल, ट्विटर इन सभी का जो यूज बढ़ रहा है, इन प्लेटफॉर्म पर कोशिश की जानी चाहिए कि फेक न्यूज़ को अगर सर्कुलेट किया जाएगा तो आपके ऊपर क्या लगाया जाएगा, एक तरीके से पनिशमेंट जो है या फिर कुछ मनी का जो पनिशमेंट है वो इम्पोज किया जाएगा। जैसे कि अगर हम बात करें अदर अदर कंट्रीज़ में, तो जर्मनी जो है वहाँ पर इसी तरीके से जो फेक वीडियोस हैं, फेक न्यूज़ हैं, इन सभी को रोकने के लिए जो है काफ़ी स्ट्रिक्टली रिस्ट्रिक्शन जो हैं वो लगाए गए हैं। अब देखो ये जो हेट स्पीच है इसको रेगुलेट करने के लिए कुछ कमेटीज भी वैसे गवर्नमेंट ने बनाई है। एक तो टी.के. विश्वनाथन जो कमेटी है उन्होंने प्रपोज किया था कि हमारा जो आईपीसी है उसमें सेक्शन 153 एंड सेक्शन 505A जो है इसको इंसर्ट किया जाए और इसके बेसिस पर हेट स्पीच को रेगुलेट किया जाए। फिर इसके अलावा 2014 में जो हमारी गवर्नमेंट है उन्होंने एक कमेटी और बनाई और उसका नाम था बेजवा रुआ कमेटी। तो ये हेट स्पीच से रिलेटेड कुछ कमेटीज हैं जिन्होंने रिकमेंडेशन दी है कि हमारे आईपीसी में, इंडियन पीनल कोड में स्पेसिफिक प्रोविजन होने चाहिए, स्ट्रिक्ट प्रोविजन होने चाहिए इस तरीके के इश्यूज को रोकने के लिए। नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है, तो यहाँ पर जो आर्टिकल है देखो, इसरो जो है उन्होंने उनका जो नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर जो है उन्होंने सैटेलाइट जो इमेजेस हैं उनका यूज़ करते हुए जोशीमठ को लेकर के कुछ इंपॉर्टेंट डाटा रखे, कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट रखी। हालांकि इसरो ने फिर कुछ टाइम के बाद में इस रिपोर्ट को जो है रिमूव कर लिया अपनी वेबसाइट से। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि लास्ट 12 डेज में अगर हम व्यू करें तो जोशीमठ जो है वो 5.4 सेंटीमीटर जो है सिंक हो गया है, ऐसा इस रिपोर्ट में बोला गया है। ओके, तो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग देखो इसको लेकर के फिर क्वेश्चन भी किए गए कि द प्रेजेंट टाइम में जो है वो काफ़ी ज़्यादा पैनिक है, क्योंकि जोशीमठ जो है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इशू क्रिएट हो रहे हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है। हालांकि हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट है साथ ही साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट जो टीम है इस तरीके का मैनेजमेंट करने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ टीम जो है वहाँ पर लगी हुई है कि इस तरीके की प्रॉब्लम्स को किस तरीके से हम रेगुलेट करें। लेकिन जो बेसिक प्रॉब्लम ये है कि वहाँ की जो पॉपुलेशन है अगर वो इस तरीके की न्यूज़ देखे कि ज़्यादा प्रॉब्लम जो है, पैनिक इशू जो है वो ज़्यादा इंक्रीज होंगे, तो इस तरीके की रिपोर्ट जो है वो अगर इस तरीके की प्रॉब्लम है कि सर्कुलेट है, फियर का जो एटमोस्फियर है वो क्रिएट हो रहा है, तो उस समय इस तरीके की जो रिपोर्ट है वो नहीं रखी जानी चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम जो है वो ज़्यादा इंक्रीज हो जाती हैं। गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इस तरीके की प्रॉब्लम्स को फिर रेगुलेट करना जो है काफ़ी ज़्यादा हार्ड बन जाता है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है एडिटोरियल पेज पर, 3 इंपोर्टेंट आर्टिकल डिस्कस करेंगे एडिटोरियल पेज पर हम। फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है, देखो हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं उन्होंने अभी कुछ इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट दिया और उन्होंने पार्लियामेंट की जो सॉवरेनिटी है उसके ऊपर फोकस किया कि पार्लियामेंट जो है वो सॉवरीन होनी चाहिए। पार्लियामेंट सॉवरीन होनी चाहिए मतलब पार्लियामेंट को भी रूल एंड रेगुलेशन बनाने के लिए पावर जो है मोस्ट पावरफुल रखा जाना चाहिए कि आप जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशन अपने अकॉर्डिंग बनाइए। तो यहाँ पर जो बताया गया है कि पार्लियामेंट का जो लेजिस्लेशन होता है, पार्लियामेंट में आप सभी को पता है पार्लियामेंट मतलब लेजिस्लेचर, वहां पर रूल बनाए जाते हैं, नए नए लॉ बनाए जाते हैं। ओके, फिर उनको एग्जीक्यूट कौन करता है? एग्जीक्यूटिव करता है। और जुडिशरी क्या काम करता है? वो देखता है कि पार्लियामेंट ने रूल जो है वो ढंग के बनाए या नहीं बनाए, कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पर उनको एक तरीके से हर प्रोविजन को रब करके देखता है कि हाँ, जैसे कि अगर हम जो गोल्ड स्मिथ जो होता है उसके पास जाते हैं और हमें गोल्ड से रिलेटेड कुछ ज्वेलरी जो है लेनी है या फिर उनको कुछ बेचनी है, तो वो क्या करेंगे, आपको जो गोल्ड देंगे उसको रब करके कहीं देखते हैं, एक स्टोन होता है उस पर रब करते हैं कि प्योर है या फिर नहीं है। ओके, तो इसी तरीके से जुडिशरी क्या करती है कि कोई भी लॉ बना उसको रब किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन के पे। रब का मतलब ऐसा नहीं है कि उसको हटाया, ऐसे समझाने की बात है कि उस लॉ को कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रोविजन है, कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल है उनके बेसिस पर एक तरीके से देखा जाता है कि कहीं कुछ वायलेट तो नहीं कर रहा है ये लॉ, और फिर उसको व्यू किया जाता है कि अच्छा परफेक्ट है तो इसको आप क्या कर सकते हो, रेगुलेट कर सकते हो, एग्जीक्यूटिव इसको एग्जीक्यूट कर सकती है। एक काम तो ये करती है जुडिशरी। दूसरा काम क्या करती है कि जो एग्जीक्यूटिव है उसने जो लॉ बने उसको ढंग से इंप्लीमेंट किया या नहीं किया। साथ ही साथ में ये भी ध्यान रखती है कि जो पॉपुलेशन जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशन को अच्छे से मान रही है या नहीं मान रही, हमारे जो सिटीजन हैं वो अच्छे से फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो इन सारे बेसिक चीज़ों को व्यू करने का काम करती है जुडिशरी।
तो यहाँ पर हमारे वाइस प्रेसिडेंट ने बोल दिया कि भाई हम जो पार्लियामेंट है उसको सोवरेन बना दो, वो कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन बना सके। तो यहाँ पर बताया गया है कि पार्लियामेंट का जो लेजिस्लेशन होता है उसको दो चीजों के ऊपर, दो पॉइंट होते हैं जिसके बेसिस पर लिमिटेशन लगाई जाती है पार्लियामेंट के ऊपर। एक होता है जुडिशियल रिव्यू, मतलब जो कोई भी लॉ बनाया गया उसको रिव्यू किया जा सकता है जुडिशरी के द्वारा कि फंडामेंटल राइट जो है वो तो इससे इफेक्ट नहीं हो रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का कोई प्रोविजन जो है वो तो इससे इफेक्ट नहीं हो रहा है। और दूसरा पॉइंट ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कोई अमेंडमेंट जो है वो इस तरीके का नहीं होना चाहिए जो कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक स्ट्रक्चर को ही चेंज कर दे। तो जो पहले वाला पॉइंट है जुडिशियल रिव्यू का, वो आर्टिकल 13 के बेसिस पर आता है। आर्टिकल 13 में ये बोला गया है कि अगर कोई ऐसा लॉ बनता है, कोई ऐसा एक्ट बनाया जाता है जो फंडामेंटल राइट्स को एक तरीके से डेरोगेटरी स्टेज में लाया जाता है या उनकी वैल्यू को कम करता है, तो उसको क्या कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा उस लॉ को। और दूसरा पॉइंट आता है 1973 का जो एक्ट है केशवानंद भारती केस। आप सिंपल तरीके से ऐसे समझ लो कि पार्लियामेंट ने कोई लॉ बनाया, उसको दो तरीके से जुडिशरी जो है वो रेगुलेट कर सकती है। एक तो आता है आर्टिकल 13 के बेसिस पर कि फंडामेंटल राइट्स को अगर लॉ जो है इफेक्ट कर रहा है तो उसको क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। ओके। और दूसरा आता है कि कोई भी जो लॉ बना वो कॉन्स्टिट्यूशन के जो बेसिक पॉइंट है, जो बेसिक एक नींव होनी चाहिए किसी भी चीज की, उसको तो खत्म नहीं कर रहे हैं। अगर उसको खत्म कर रहे हैं तो उनको भी खत्म कर दिया जाए, उस लॉ को खत्म किया जाएगा। और ये जो बेसिक स्ट्रक्चर का जो कंसेप्ट है वो 1973 का जो एक्ट है केशवानंद भारती केस, उसके अंडर इसको बताया गया था जुडिशरी के द्वारा ही कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ बेसिक प्रोविजन है उनको आप खत्म नहीं कर सकते हो। पार्लियामेंट जो है वो इनको खत्म करने वाले रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं बना सकती है। अब प्रॉब्लम क्या है कि एनजीएसी जो एक्ट बना था वो एक तरीके से हमारे बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट कर रहा था। बेसिक स्ट्रक्चर देखो, जुडिशरी की इंडिपेंडेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है और जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को खत्म कर रहा था। जो सुप्रीम कोर्ट है, जो हाई कोर्ट है, उसमें जजेस की अपॉइंटमेंट को लेकर के रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जा रहे थे, तो उसको जुडिशरी ने स्क्रैप कर दिया। ओके। तो यहां पर ये बोला गया है कि देखो, सुप्रीमेसी तो जी दी जा सकती है पार्लियामेंट को, लेकिन पार्लियामेंट में जब मेजोरिटी होती है, जैसे प्रेजेंट टाइम में हम देखें कि जो गवर्नमेंट है उसके पास में मेजोरिटी है पार्लियामेंट में, अगर मेजोरिटी है तो जो भी बेसिक पॉइंट है जिनको आप 2/3 मेजोरिटी से भी पास कर सकते हो, साथ ही साथ में बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं उनके जिनके पास में बीजेपी गवर्नमेंट ही है, तो वो तो स्टेट में बहुत सारे ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं जहां पर स्टेट की 50% स्टेट की भी रिकमेंडेशन चाहिए, उनकी भी सहमति चाहिए। तो इस तरीके के जो बेसिक प्रोविजन है उनको तो क्या कर दिया जा सकता है, वो अपने अकॉर्डिंग जो है हर बेसिक प्रोविजन को चेंज कर लेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारा जो चेंज है वो ला सकते हैं, लेकिन बेसिक प्रोविजन का जो स्ट्रक्चर है वो इसीलिए तो लाया गया था ना कि मेजोरिटी में पार्टी आए, मेजोरिटी में कोई गवर्नमेंट बने, तब भी जो है वो आप कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते हो। यही तो मेन टारगेट था ना। तो इसी को रेगुलेट करने के लिए आर्टिकल में बोला गया है कि देखो भाई, पार्लियामेंट को सॉवरेनिटी नहीं दी जा सकती है क्योंकि मेजोरिटी के टाइम में वो बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को चेंज कर देंगे। तो अगर आपको यहाँ पर एक तरीके से ह्यूमर के रूप में बात रखी गई है, तो अगर ये चाहते हो कि पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी दी जाए तो अलग से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाए, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है फिर वो अलग से क्या करे, अपना कॉन्स्टिट्यूशन दोबारा से नया ही कॉन्स्टिट्यूशन बना दो, तब जा करके तो ये जो बेसिक प्रोविजन है इसको आप खत्म कर सकते हो। नहीं तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारी जुडिशरी की जो इंडिपेंडेंस है, इसके बेसिस पर तो आप जो है पार्लियामेंट को सोवरेन नहीं बना पाओगे। और जरूरी भी है, पार्लियामेंट को सोवरेन नहीं बनाया जा सकता है क्योंकि हमारे इंडिया में डिवीजन जो है कास्ट बेसिस पर, रिलीजन बेसिस पर, लैंग्वेज बेसिस पर, रीजन बेसिस पर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। पॉपुलेशन इतनी एजुकेटेड है नहीं, तो अगर कोई भी प्रोविजन गवर्नमेंट बनाती है तो उसको किस तरीके से एग्जीक्यूट होना है, क्या इससे इफेक्ट होगा, वो हमें अवेयरनेस ही नहीं है। तो इस तरीके से जो है वो पार्लियामेंट सोवरेन नहीं बनाया जा सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, अभी देखो तमिलनाडु में जो गवर्नर और गवर्नमेंट के बीच में जो इशू हुआ उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो राइटर जो है उन्होंने, क्योंकि यूके से जो हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया है उसके बारे में बताया गया है कि वेस्टमिंस्टर मॉडल ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जो है उसमें वहां पर भी क्या होता है कि वहां का जो किंग होता है, किंग या क्वीन जो होते हैं, तो जब भी उनका नया सेशन स्टार्ट होता है उसको एड्रेस करते हैं वो। और साथ ही साथ में जो भी इस तरीके की गवर्नमेंट जो है वो अपना जो भी स्पीच लिख करके वहाँ पर देती है उसको वो क्या करते हैं, आर्टिकुलेट करते हैं, उसको स्पीच को रीड करते हैं वहाँ पर।
ओके, तो सेम प्रोसीजर हमने फॉलो किया। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 18 मई 1949 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है उन्होंने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अपने इंडिया में अडॉप्ट किया कि हम भी इसको मनाएंगे। तो इस पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंडर जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 87 जो है वो प्रेसिडेंट से रिलेटेड है कि प्रेसिडेंट जो है जब भी नया सेशन स्टार्ट होगा तो उसमें स्पेशल स्पीच देगा, और एवरी ईयर जो नया सेशन स्टार्ट होगा उसमें भी अपना स्पीच देता है। सेम इसी तरीके से आर्टिकल 176 जो है वो बोलता है गवर्नर के लिए कि स्टेट में जो है वो जो गवर्नर है वो इस तरीके का क्या देगा, स्टेटमेंट देगा, एड्रेस करेगा जब भी नया सेशन स्टार्ट होगा। अब देखो 1960s के टाइम में हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे उस समय, तो उन्होंने एक बात बोली थी कि जो जवाहरलाल नेहरू जी जो हैं उन्होंने एक बात बोली थी कि जो प्रेसिडेंट का क्या होता है, लोकसभा में उन्होंने इम्पोर्टेंट बात बोली कि प्रेसिडेंट जो इस तरीके से एड्रेस करते हैं नई सेशन को वो एक तरीके से गवर्नमेंट, मतलब उसमें अगर कोई ऐसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि जो स्पीच होता है फिर उसको रेजोल्यूशन के थ्रू पास किया जाता है कि हाँ ये जो बात रखी गई है गवर्नमेंट की, जो भी स्पीच है गवर्नमेंट की, जो भी स्टेटमेंट है वो सही ही है। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि अगर इसमें इस स्पीच में कोई भी ऐसा इशू होता है, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम होती है तो गवर्नमेंट उसके लिए जिम्मेदार है, वो प्रेसिडेंट जो है या स्टेट में जो गवर्नर जो है वो जिम्मेदार नहीं है। कलकत्ता हाई कोर्ट में भी ये बात बोली गई एक केस में, सैयद अब्दुल मंसूर हबीबुल्ला वर्सेस द स्पीकर वेस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली 1966 में, कि ये जो स्पेशल एड्रेस होता है वो इट इज़ नॉट एन आइडल और सेरेमोनियल फॉर्मेलिटी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नाम मात्र के लिए कि प्रेसिडेंट आएगा सेंटर में पार्लियामेंट में और स्टेट में आएगा गवर्नर और स्पीच दे करके चला जाएगा, ऐसा नहीं होता है। जो स्पीच होता है वो गवर्नमेंट ने क्या क्या काम किए हैं वो सारी बातें उस स्पीच में होती है। गवर्नमेंट ने किस किस पॉइंट के ऊपर तक फोकस किया है, आने वाले टाइम में किन किन पॉइंट्स के ऊपर बात रखी जाएगी, ये सारी बातें जो है इसमें डिस्कस होती हैं। तो एक तरीके से ये जो प्रोविज़न है ये इम्पोर्टेंट है और ये जो प्रोसीजर है इसमें चेंज नहीं होना चाहिए। लेकिन अभी तमिलनाडु में क्या देखने को मिला कि वहाँ के जो गवर्नर है उन्होंने अपने अकॉर्डिंग चेंज कर दिया उसमें, मतलब कुछ स्टेटमेंट जो है उनको रीड ही नहीं किया। ओके, तो यहाँ पर ये बताया गया है कि देखो इस तरीके का प्रोसीजर जो है वो हमें नहीं फॉलो करना चाहिए, क्योंकि गवर्नर और जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके बीच में प्रेजेंट टाइम में काफ़ी ज़्यादा इशू अलग अलग स्टेट में देखने को मिल रहे हैं। तो गवर्नर जो है वो पोस्ट है जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में एक लिंकिंग रोल प्ले करता है। तो गवर्नर को अपना इंडिपेंडेंट रोल प्ले करते हुए सिर्फ जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है उनके अकॉर्डिंग काम करना चाहिए, और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, और देखो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें हम टाइम टू टाइम बात करें या आर्टिकल 361 के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि देखो गवर्नर को कोई भी लीगल एक्शन से जो कंप्लीट इम्यूनिटी जो दी गई है, क्योंकि हमारे जो फाउंडिंग फादर्स थे मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स थे उनका ये मानना था कि गवर्नर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, तो उसको एक तरीके से इस तरीके की इम्यूनिटी जो है वो दी जानी चाहिए। तो रिलेशन जो है वो स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नर के बीच में काफ़ी अच्छे होने चाहिए। साथ ही साथ में जो बहुत सारी कमिटीज़ ने आज तक रिकमेंडेशन दी है कि जो पॉलिटिकल इनएक्टिव जो पर्सन है उसको गवर्नर बनाया जाना चाहिए, ताकि इस तरीके के इशू जो है वो क्रिएट ना हो सके जब स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में जो पार्टीज जो हैं वो अलग अलग मेजोरिटी में हो। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए गवर्नर का जो रोल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और गवर्नर के लिए जो बात रखी गई है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एड एंड एडवाइज के अकॉर्डिंग वो काम करें, उसी को उनको फोकस करना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, तो यहाँ पर डीप फेक को रेगुलेट करने की बात रखी गई है। राइटर जो है उन्होंने बताया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करते हुए प्रेजेंट टाइम में काफ़ी ज़्यादा जो इमेजेस को आप वीडियोस में जो पर्सन है उनके फेस को एक तरीके से चेंज करके या फिर और भी अलग तरीके से, जैसे अभी प्रेजेंट टाइम में और ज़्यादा इंक्रीज होकर के कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किया, जो वॉइस है उसको इस तरीके से चेंज कर दिया, और उसके इस तरीके का इशू जो है वो यूके में और जर्मनी में जो कंपनी है उनके बीच में मनी का ट्रांसफ़र देखने को मिला। मतलब आवाज़ को चेंज करके किसी कंपनी का सीईओ बन करके कॉल किया कितना मनी ट्रांसफ़र करो, और मनी ट्रांसफ़र देखने को मिला। मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत ज़्यादा यूज जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, और इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो रही हैं। अब देखो ताइवान जो है हमारे इंडिया के पास में रीजन में, चाइना के पास में, वहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं कि इस तरीके का अगर सर्कुलेट इमेज वीडियो किए जाते हैं, डीप फेक इमेज या वीडियो जो हैं, तो इनको अगर
पनिशमेंट दिया जाएगा, स्ट्रिक्ट रेगुलेशन बनाए गए हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ताइवान में चाइना जो है, क्योंकि ताइवान को काउंटर करने के लिए, कैप्चर करने के लिए चाइना कोशिश कर रहा है, तो उनको लगता है कि चाइना जो है यहाँ पर इस तरीके की वीडियो सर्कुलेट कर सकता है जो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट रहेगा, कंट्री को इफेक्ट करेगा। चाइना जो है, अब देखो इस तरीके का जो वीडियोस है वो तो इलेक्शन के टाइम में भी इफेक्ट हो सकते हैं। इस तरीके की न्यूज़ सर्कुलेट करवा दो, वीडियो सर्कुलेट करवा दो कि अच्छा उस पार्टी के उस मेंबर ने इस तरीके का स्टेटमेंट दिया, तो इसकी वजह से तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। तो हमारे इंडिया में भी 2024 में इलेक्शन होंगे लोकसभा के, तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। तो राइटर ने यहाँ पर फोकस किया है कि हमारे इंडिया में प्रेजेंट टाइम में जो आईपीसी के अदर अदर सेक्शन हैं उनमें, जैसे आईटी एक्ट है 2000, उसमें बहुत ही कम प्रोविजन है डीप फेक वीडियोस को, डीप फेक इमेजेस को रेगुलेट करने के लिए। तो हमें क्या करना है, हमारे जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो स्ट्रिक्ट होने चाहिए, और साथ ही साथ में जो स्पेसिफिक पार्ट होना चाहिए इस तरीके की इश्यूज को, क्योंकि टेक्नोलॉजी का जैसे जैसे यूज बढ़ रहा है उसके अकॉर्डिंग वैसे वैसे रूल्स एंड रेगुलेशन होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। नहीं, प्रॉब्लम जो है वो काफ़ी एक हाई लेवल तक क्रिएट हो जाती हैं। तो स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन इंडिया को भी ज़रूरत है, क्योंकि इंडिया में भी इलेक्शन होने वाले हैं, और इस तरीके की प्रॉब्लम्स जो है, हमने स्टार्टिंग में हेट स्पीच के बारे में देखा कि इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स हैं वो इफेक्ट तो करने लग गई हैं हमारी सोसाइटी को, क्योंकि सोशल मीडिया का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रहा है, जिसकी वजह से इस तरीके की न्यूज़ स्प्रेड होना काफ़ी आम बात है। ओके, तो इनको रेगुलेट करने के लिए कि कोई भी प्लेटफॉर्म से अगर रेगुलेट होती हैं या फिर कोई भी पर्सन इनको स्प्रेड करता है, शेयर करता है इस तरीके की वीडियोज़ को, तो उनके ऊपर स्ट्रिक्ट पनिशमेंट जो है उनके लिए लाए जाए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है न्यूज़ पेज पर, और यहाँ पर बताया गया है कि बजट सेशन जो है वो 31 जनवरी से स्टार्ट होगा। तो हम बात करें तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें स्पेसिफिक जो सेशन जो है उनका टर्म नेम जो है वो नहीं यूज़ में लिया जाता है। हमारे इंडिया में 3 सेशन होते हैं, बजट सेशन होता है, मानसून सेशन होता है, विंटर सेशन होता है, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया है कि 2 सेशन के बीच में जो है वो 6 मंथ से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। देखो हमारा इंडिया जो है और हमारी जो प्रेजेंट टाइम में अगर हम बात करें गवर्नमेंट, तो इनलैंड वाटरवेज के ऊपर इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा फोकस किया है। तो इसी के ऊपर फोकस करते हुए वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज जो है वो वाराणसी से डिब्रूगढ़ वाया बांग्लादेश ट्रेवल करता हुआ ये डिब्रूगढ़ तक जाएगा, ये क्रूज जो है। और इसमें जो भी गंगा रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर, इसके बैंक एरिया पर जो भी इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन है उन सभी को यहाँ पर टूरिस्ट प्रमोट करने के लिए क्रिएट किया जाएगा, यूज़ किया जाएगा। ओके, तो इससे एक तो टूरिज्म बढ़ेगा, दूसरा जो है इनलैंड वाटरवेज जो प्रोजेक्ट है वो अच्छे से एस्टेब्लिश होंगे, क्योंकि वाटर का जब आप यूज़ करते हो ट्रांसपोर्ट के लिए तो मनी जो है काफ़ी ज़्यादा कम खर्च होता है, पोल्यूशन जो है वो भी काफ़ी कम क्रिएट होता है। ओके, तो इस सारे इनलैंड वाटरवेज को अगर हम यूज़ करेंगे तो टूरिज्म सेक्टर भी प्रमोट होगा और अदर बेनिफिट जो है वो भी हमें देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, देखो जो मुस्लिम जो कम्युनिटी है वहाँ पर प्यूबर्टी एज जो है 14 टू 15 एज, वहाँ पर प्यूबर्टी एज को जो है ये माना जाता है कि मैरिज एज जो है इस टाइम की जा सकती है, मैरिज की जा सकती है। लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली गई है कि देखो जो हमारा पॉक्सो एक्ट है उसके अकॉर्डिंग तो एक माइनर की डेफिनेशन अलग है, और जो मुस्लिम कम्युनिटी है वहाँ पर तो मैरिज एज ही 14 टू 15 एज है, प्यूबर्टी एज को माना जा रहा है। तो ये जो कॉन्ट्राडिक्शन है इसको रेगुलेट करो, क्योंकि सेकुलरिज्म के बेसिस पर जो है वो मैरिज एज को रिलेट करना चाहिए। इसमें तो सभी के लिए कॉमन एज डिसाइड की जाए कि 18-21 जो साल है वो डिसाइड की जाए, और इसके बेसिस पर जो प्रॉब्लम है वो सभी कम्युनिटी में एक रूल एंड रेगुलेशन होना चाहिए। क्योंकि देखो बार बार जो है वो किसकी डिमांड की जाती है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की, इसीलिए तो डिमांड की जाती है ना कि ये जो बेसिक प्रोविजन है इनको लेकर के एक रूल एंड रेगुलेशन हो सभी के लिए, ताकि इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स हैं वो ना देखने को मिले। ओके, तो ये आज का हमारा डिस्कशन है, और ये जो न्यूज़ हमने डिस्कस की ना, अब सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिव्यू करने के लिए बोला है कि भाई जो गवर्नमेंट है उस पर अपने क्या बात रखती है, क्या एज जो है उसको किस तरीके से इंक्रीज किया जा सकता है, और पर्सनल लॉ जो है, कम्युनिटी के जो लॉ है और ओवरऑल लॉ जो है उनके मतलब कॉन्ट्राडिक्शन जो है वो नहीं देखने को इसको लेकर के नहीं मिलना चाहिए। तो ये आज का हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन था। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।